शुरू कर दो। हैं अटू इन्हें कौन जानोगे कौन जाओ इतनी तो बात है अटू कौन जानो दूर चलो तो आज का टॉपिक ये लो मौर्य काल। देखो मौर्य काल की जब शुरुआत होती है तो इसमें गणानंद ये नंद वंश का अंतिम राजा है, ठीक है ना। और इसकी हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या की थी 321 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में इन्होंने इनकी हत्या की। किसकी सहायता से की? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से हत्या करके क्या रही है चाणक्य की सहायता से हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की नींव डाल दी, ठीक है ना। अच्छा, अब यह चाणक्य इस चंद्रगुप्त मौर्य की खास बात इतनी है कि इसको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता। और इसके साथ में जो चाणक्य हैं, चाणक्य की खास बातें क्या आएगी कि एक तो चाणक्य है चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु। दूसरा, यह तक्षशिला विश्वविद्यालय है उसका प्रधानाचार्य था। प्रधानाचार्य या आप कह सकते हो प्रधान आचार्य था। कौन से विश्वविद्यालय का? तक्षशिला। और इसी चाणक्य ने सबसे पहले किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। इसी चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। लिख दी किताब किसने? चाणक्य ने। अच्छा, चाणक्य ने इस किताब को लिखा, इसका प्रमुख विषय था राजनीति, यानी इसके अंदर किसका वर्णन है? राज व्यवस्था का। सीधा प्रश्न है, भारतीय राज व्यवस्था पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। देखो अर्थशास्त्र सबसे पहले कब मिली थी? 1902 में मिली थी। अर्थशास्त्र की पहली पंक्ति कब प्राप्त हुई है? प्रति कब प्राप्त हुई है? 1902 में। किसको मिली थी? श्याम शास्त्री को मिली थी, ठीक है। इन्होंने और अर्थशास्त्र का इस समय तो ये प्राप्त होती है 1902 में और इसका प्रकाशन वर्ष है 1905। 1905 को ये प्रकाशित हुई थी, यानी आज से 115 साल पहले तक अर्थशास्त्र का पता ही नहीं था, जबकि अर्थशास्त्र जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य था उसी के समय में लिखी गई किताब है, ठीक है। ये भारत की लिखी गई पहली पुस्तक है या भारत की लिखी गई प्रथम राजनीतिक पुस्तक का क्या नाम हो गया? यह आपकी, ठीक है। अब इसके बाद में चाणक्य ने 3 सिद्धांत, यानी इनका चाणक्य का सिद्धांत था ना वो मत्स्य सिद्धांत माना जाता है। मत्स्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग चाणक्य ने एक ही बात कही थी कि पानी में रहने वाली या चलने वाली मछली कब, कितना और कैसे पानी पी जाती है, इस बात का पता लगाना मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि दुष्टों के साथ में दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। और तीसरी चाणक्य ने बात कही थी कि एक व्यक्ति यानी राजा को कर वसूल करते समय उस माली के समान ही कर वसूल करना चाहिए जो बाग में केवल पके हुए फूलों को तोड़ता है, कच्चे हुए फूलों को नहीं तोड़ता। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि राजा है उसको कर वसूल करते समय जो समर्थवान है, जो कर देने में योग्य हैं, समर्थ हैं, उनसे ही कर लेना चाहिए। किसी गरीब लाचार आदि को कृषि से संबंधित परेशान नहीं करना चाहिए। यह था चाणक्य। इससे संबंधित एक बात और भी आएगी क्या? क्योंकि चंद्रगुप्त चाणक्य तो इतना है, इसके साथ में जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है तो इसके साथ में एक चीज और हुआ क्या? मेगस्थनीज नाम का आदमी आता है। मेगस्थनीज, देखो अब मेगस्थनीज है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था। क्यों?
इसलिए आया था क्योंकि 305 के अंदर, जो कल मैंने पढ़ाया था, मैंने रिपीट करने की कोशिश की कि आपका ज्ञान है वो दोबारा थोड़ा सा सुना दूं 5-7 मिनट में तो याद रह जाएगा। 305 के अंदर एक सेल्यूकस नाम का व्यक्ति है। सेल्यूकस है सिकंदर का सेनापति, ठीक है, और सिकंदर है ईरान का राजा, ईरान का शासक। इसका सेनापति है, ये सेना देकर सेल्यूकस को भेजता है भारत विजय का सपना देकर के। और यहाँ पर सेल्यूकस ने 305 में चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्र मौर्य की चाल और दृढ़ विश्वास के साथ या चाणक्य के कुशल नेतृत्व से सेल्यूकस है वो पराजित हो गया था, ठीक है, सेल्यूकस पराजित हो जाता है। ओके, सेल्यूकस पराजित होने के बाद में सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना, और हेलेना का ही दूसरा नाम है कार्नेलिया। इसने अपनी बेटी हेलेना या कार्नेलिया, इन दोनों की मतलब हेलेना या कार्नेलिया एक का ही नाम है, यह सेल्यूकस की बेटी थी, इसकी शादी करवा दी थी इसके साथ। यानी ये था भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कब होगा? 305 ईसा पूर्व में होगा। फिर सेल्यूकस ने बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को जमाई, ठीक है। उसके बाद में यह छोड़ दिया और 302 के अंदर, 302 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, इस समय मेगस्थनीज है वो भारत में आएगा। और भारत में कहाँ आएगा? जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का राज होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? मगध, जो वर्तमान के अंदर बिहार में है, ठीक है। यहाँ पर आता है मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज ने आकर के यहाँ पर देखा तो यहाँ देखा कि भारतीय सबसे ज्यादा उत्तम चरित्र वाले हैं। तो मेगस्थनीज का पहला जो कथन है ना कि भारतीयों के उत्तम चरित्र की प्रशंसा किसने की, तो वो मेगस्थनीज आएगा। इसने एक किताब लिखी इंडिका। कौन सी किताब लिखी है? इंडिका लिखी। किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। इस इंडिका में क्या है? यह भारत का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। भारत का प्रथम इतिहास ग्रंथ, या यूं कहें कि भारत का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा किसने? तो भारत का पहला इतिहास ग्रंथ मेगस्थनीज लिखा। मेगस्थनीज किसका दरबार में था? सिकंदर के दरबार में था। जिस प्रकार से अपने यहाँ पर चाणक्य हैं, वैसे ईरान के अंदर है। ईरान को दार्शनिकों की नगरी कहा जाता है। यानी विश्व के अंदर जितने भी बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं ना, जैसे सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, नाम सुने क्या हैं? वो तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी के, दूसरी ईसा पूर्व, चौथी ईसा पूर्व शताब्दी के विश्व के महान दार्शनिक रहे हैं। यानी अरस्तु, ये तो बहुत बड़ा है। जीव विज्ञान का नाम सुना है आपने? जीव विज्ञान है, बायोलॉजी आप में से किसी के सब्जेक्ट भी होगा। कितने जनों के बायोलॉजी सब्जेक्ट है? अरे किसी का नहीं है, आपके बायोलॉजी है। इस बायोलॉजी का जनक कौन है? अरे बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है ना? हाँ, तो ये अरस्तु है। अरस्तु, इस अरस्तु का शिष्य का क्या नाम था? अच्छा, आपने नाम सुना है प्लेटो या प्लूटो? सुकरात, अरस्तु और सिकंदर है। यह क्रम है, समझ गए क्या? पहले प्लेटो है, उसका शिष्य सुकरात था, इसका शिष्य अरस्तु था, अरस्तु का शिष्य सिकंदर है, जो ये है। तो मतलब बड़ा तो है ना, है, छोटी चीज नहीं है ना। ये ऐसे था। खैर, आप आगे देखें इसमें कि इतनी बातें होने के बाद में तक्षशिला विश्वविद्यालय की चर्चा थोड़ी सी और कर लेते हैं, क्योंकि इसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, देखो तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर हम अपने बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 700 ईसा पूर्व में। कब साहब? 700 ईसा पूर्व। रज्जी की बात याद, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
700। तक्षशिला की स्थापना आपने सुना होगा कि भारत देश है हमारा, अपना किसी से नाम पूछते हैं कि अपने देश का क्या नाम है, भारत है कि भारत देश है ना, यह भारत देश है। यह एक राजा था भरत, और इस भरत का बेटे का नाम था तक्ष। जिस राजा के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ता है, वही राजा, उसका बेटा है तक्ष। अपने इस तक्ष के नाम पर इस भरत ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 700 ईसा पूर्व में रावलपिंडी पाकिस्तान में की थी। रावलपिंडी जो वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहां पर करती थी। तो इसका संस्थापक कौन आ गया, भरत आ गया। ठीक है। अब इसका सर्वाधिक जो विकास है किसका, तक्षशिला का, इसका सर्वाधिक विकास आएगा, वो आएगा 600 ईसा पूर्व में, यानी इस समय बहुत ज्यादा यहाँ इसका विकास हो गया। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। अच्छा, दूसरी बात, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय हो रहा है। आवासीय जानते हो ना, है? आवासीय का मतलब क्या होता है, जहां पर रहकर शिक्षा प्राप्त की जाती है, उसको बोलते हैं आवासीय। तो विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी यही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं यहाँ पर, तो देखो इसमें नंबर 1, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा है, समझ गए, चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना है। एक आपने भगवान बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में, उस समय राजा था प्रसेनजित, यह प्रसेनजित भी सुना है। आगे एक वसुबंधु नाम का बौद्ध विद्वान आएगा, बहुत बड़ा वसुबंधु। यह वसुबंधु है तात्कालिक परिस्थितियों का सबसे बड़ा बौद्ध विद्वान, यह भी वहीं पर बना था। और भारत का पहला डॉक्टर मानते हैं राजवैदक जीवक को। किसको, जीवक नाम का व्यक्ति है, यह औषधियों का बहुत बड़ा जानकार था। राजवैदक, राजा का डॉक्टर, तो यह हुआ करता था, यह भी यहीं पढ़ा हुआ था। इसके साथ साथ कई जने आए, जैसे पहली बार अपने यहाँ पर भारत में आएगा, कौन आएगा, फाहियान आएगा। ठीक है। तो फाहियान ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। कुल मिलाकर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सब यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। और चाणक्य जैसा विद्वान है, वो इसी तक्षशिला के अंदर पढ़ाया करता था। तो शायद मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक मैटर पूरा। अब चंद्रगुप्त मौर्य ये 297 तक, 297 ईसा पूर्व तक ये मगध की गद्दी पर बैठेंगे, और इन समय इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनकी मृत्यु होने के पश्चात जो मगध की गद्दी पर बैठेंगे ना, वो कौन होंगे, दूसरा राजा बिंदुसार। कौन हो जाएगा, बिंदुसार। अब बिंदुसार गद्दी पर कब बैठेंगे तो बिंदुसार बैठेंगे 297 में, बैठ गए साहब। बिंदुसार कब बैठेंगे, 297 में। और कब तक, ये 273 ईसा पूर्व तक बैठे रहेंगे, 273 तक। बस यही है सर। अगर इसको 22 करते हैं तब यहाँ पर 98 आ जाता है, बाद बाकी एग्जैक्ट डेट यही है। जो अभी ये बुक्स आई है ना नई वाली, क्या बोलते हैं इसको, 6ठी 7वीं 8वीं सामाजिक अध्ययन आती है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली लगी है, उसमें 97 ना, बस यही है सर। 97 98 और कर लो, कोई बात नहीं। हाँ, बस एक ही बात है कि अगर यहाँ 22 होगा ना, तब यहाँ 98 होगा, और यहाँ 21 है तो यहाँ पर 97 है। ठीक है, 97 98, यह इसमें यह कोई वो नहीं है। ठीक है। बिंदुसार है ना, इसकी खास खास 2 बातें याद रखेगी। क्या रखी ना, इनको उपाधि मिली थी एमित्रोचेट्स की, एमित्रोचेट्स, ये इसी के दूसरा एमित्रोगात, एमित्रोगात, बस इतनी सी है। अच्छा, अब इनके समय में एक ही खास बात हुई है,
यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के समय में एक विद्रोह होगा तक्षशिला में, तक्षशिला में विद्रोह। तो इनके समय की सबसे बड़ी खास जो घटना घटी है, यह घटी है तक्षशिला में विद्रोह। और करेगा कौन? तो यहां पर अमात्य थे, ये अमात्य विद्रोह करेंगे। समझ गए? कौन करेंगे? अमात्य थे, यह अमात्य आपस में लड़ने लगे, वहां के मास्टर वगैरह वगैरह। ठीक है। अब क्या होता है कि जब यह बिंदुसार खुद मगध की गद्दी पर राजा है, तब बिंदुसार का बेटा था अशोक। सम्राट अशोक का नाम सुना है ना? यह कौन है? बिंदुसार का बेटा है। जो ये तो था मगध की गद्दी पर, जबकि अशोक था उज्जैन की, उज्जैन का शासक। उज्जैन पड़ता है वर्तमान में एमपी में। तो यहां पर शासक है, इसको आप राजा नहीं कह सकते। जब तक पापा जिंदा है और जब तक राज्याभिषेक नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है? वो राजा नहीं होता, शासक होता है। तो इस बिंदुसार का ही बेटा है सम्राट अशोक, जो उस समय किसका, कहां का राजा है? उज्जैन का राजा है। अब बात, प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ऐसे आता है कि जब पहली बात तो तक्षशिला में अमात्यों द्वारा विद्रोह किसके समय हुआ? तो बिंदुसार के समय। एक बात। दूसरी बात है, बिंदुसार ने अमात्यों के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा? तो वो भेजा अशोक को। यहां लिख देना, इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया है? अशोक को भेजा। ठीक है, अशोक को भेजा गया था। यहां तक मैं समझ रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, हैं? पूरा पूरा समझ में आ रहा है? ओके। तो अब बिंदुसार तो इतना ही है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, अगली बात है बिंदुसार के बाद में मगध की गद्दी पर बैठने वाला शख्स होगा सम्राट अशोक। अब देखो, अशोक से संबंधित अपने को कितनी बात जाननी है। अशोक गद्दी पर बैठेगा 273 ईसा पूर्व के अंदर। 273 ईसा पूर्व में अशोक के पिताजी बोले तो कौन? बिंदुसार। अशोक के पापा थे बिंदुसार। ये स्वर्गलोक चले गए थे। अब स्वर्गलोक जाने के बाद में यह डायरेक्ट यहाँ से गए उज्जैन से, और मगध की गद्दी को, जहाँ सेंटर पॉइंट था हिंदुस्तान का, उसको इन्होंने वहाँ से हैंड ओवर किया। तो इस समय तो ये शासक बनेंगे। अशोक शासक कब बने? 273 के अंदर शासक बने मगध की गद्दी पर। क्योंकि समझने वाली बात यहां है। लेकिन अब अशोक का राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक। तो अशोक का राज्याभिषेक होगा 269 ईसा पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। इसका मतलब अशोक राजा कब बने? 269 ईसा पूर्व में बने। ओके, क्यों? अब जब राजा बने तो अशोक ने एक उपाधि धारण की थी। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है कि अशोक जब राजा बने थे तब उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सम्राट अशोक राजा बनते हैं उस समय देव नाम प्रिय की उपाधि लेंगे। देव नाम प्रिय, यह उपाधि 269 के अंदर ग्रहण की थी। ठीक है सर। अब अशोक तो राजा बन गए। बनने के बाद में घटना बता रहा हूं मैं आपको 261 की। 261 ईसा पूर्व के अंदर इनका युद्ध होगा, कलिंग युद्ध। अशोक के समय कलिंग युद्ध होगा। अब कलिंग क्या है? कलिंग का एक महाराजा था, यानी उस समय राजा था जिसका नाम था नंदराज। कलिंग का राजा कौन है? नंदराज। नंदराज है कलिंग। वर्तमान में जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं, वहां का राजा था। उड़ीसा हम जानते हैं कि उड़ीसा जो क्षेत्र है वो समुद्र के किनारे है। समझ रहे हो ना? उड़ीसा कहां पर है? समुद्र के किनारे है। सम्राट अशोक चाहते थे कि मैं उसमें वहां पर बंदरगाह, या भाई मेरी सेना, मैं यहां से
कुछ जल के अंदर सामान बनाकर बंदरगाह के द्वारा हम बनाएं, क्योंकि भारत के अंदर जो ये जल में चलने वाली नावादी है ना, जलपोत जिसको बोलते हैं, तो जलपोत है, जलपोत इनका आविष्कार सम्राट अशोक के देन है, ये इन्होंने ही किया था जलपोत में। ये युद्ध जो कलिंग वाला युद्ध होगा 261 के अंदर है, वो किस कारण से होगा, तो इसका प्रमुख कारण होगा व्यापारिक कारण, प्रमुख कारण व्यापारिक कारण। कलिंग युद्ध किस किस के मध्य होगा, सम्राट अशोक और नंदराज के, ठीक है, मध्य। तो इनके अशोक और नंदराज के मध्य यहाँ पर कलिंग युद्ध हो जाएगा। क्या कारण क्या था, व्यापारिक कारण। अच्छा, अब क्या है, जब कलिंग युद्ध होता है तो तब सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, तो उस समय राजधानी बनाएंगे तोसली। ये याद रखना, जब सम्राट अशोक कलिंग पर चढ़ाई करेंगे तब क्या होगा, राजधानी कौन सी बनाई थी, तोसली। ये क्या है, राजधानी। अच्छा, अब तक जब तक ये युद्ध नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप, जब तक ये युद्ध नहीं बना है, यानी यहाँ पर अशोक 273 के अंदर अपने पापा की मृत्यु होने के बाद में ये शासक बन जाएंगे, और 269 के अंदर इन्होंने देवनाम प्रिय की उपाधि के साथ में यह राज्याभिषेक इनका हो जाएगा। यह अरे तो से ली है, ठीक है। अब इस समय राज्याभिषेक हो गया। अच्छा, ये अब सीधा कई बार वर्ष पूछ लिया जाता है कि कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के कितने साल बाद में हुआ है, तो कलिंग युद्ध हुआ है 8वें वर्ष में। कलिंग युद्ध कब होगा राज्याभिषेक में, तो गणना के हिसाब से देखना 61 में हुआ है, 69 में राज्याभिषेक हुआ है, तो कब हुआ है, 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध होगा। अच्छा, पहले जब ये 261 से पहले सम्राट अशोक था, वो हिंदू धर्म का अनुयायी था, समझ रहे हो ना, हिंदू धर्म या सनातन धर्म का अनुयायी था। कब, 261 से पहले। ओके, अब क्या होता है कि उस उड़ीसा की धरती पर जब नंदराज के साथ में युद्ध होगा, उस दौरान क्या होगा कि न जाने कितने सारे निर्दोष लोग मर गए, अपार लोग, इतना, क्योंकि वही महाभारत का था संग्राम छिड़ गया। अब सोच रहे हैं कि एक तरफ अशोक ने सोचा कि एक तरफ तो मैं राजा हूं, मेरा साम्राज्य विस्तार करने के लिए, ये राजा अपना साम्राज्य विस्तार या अपनी मान प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, लुगाई, टाबर, बाको के कसूरों के बे युद्ध के महीने यही बम और गोला का सीध में आ गया, तलवारा का सीध में आ गया। अरे जक्का सुबह 20 रुपया कमार आपका टाबरा को पेट भरने वाला बे लुगाया विधवा होगी, कहीं का मांग को सिंदूर उजड़ गयो, छोटा छोटा टाबर अनाथ हो गया। बस आ सोच, और सम्राट अशोक सोचे, एक ही बात सोची उसने कि अब मैं ये धर्म ग्रहण नहीं करूंगा। तो अब इसने 261 के अंदर यह युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इसी समय यह इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सम्राट अशोक ने धर्म ग्रहण कर लिया बौद्ध। अब यह अहिंसात्मक। अब बात यह है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया किसने, यानी इनका बौद्ध धर्म का गुरु कौन बना, तो याद रखना उपगुप्त था। कौन था, सम्राट अशोक को जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी वो क्या था, उपगुप्त था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, चलो ठीक है। तो यह था सम्राट अशोक, इनके समय की इतनी है। अब देखो अशोक के समय की जो खास खास कलाकृतियां आएगी ना, वो क्या आएंगे, एक तो शिलालेख आएंगे, ठीक है। जो कलाकृतियां हैं उसमें खास खास क्या होगा, शिलालेख होंगे। एक सम्राट अशोक ने क्या बनाए, स्तूप बनाए। चलो यहां तक ठीक है, हैं? मैं एक बार साफ करता हूं इसको। यहां पर एक नाम लिखा था मैंने, स्तूप। स्तूप कितने प्रकार के बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखना, स्तूप थे मौर्य काल में 4 प्रकार के बने हैं,
ठीक है। कौन कौन से प्रकार के? एक तो वो स्थान, आप ऐसे समझना कि स्तूप संबंधित किससे रहे है, क्या स्तूप है कि कोई भी एक जगह जिसमें एक चबूतरा ऐसे बनाते हैं और उसके ऊपर इस प्रकार से अर्धवर्त्राकार उसके ऊपर गुंबद बना दिया जाता है, फिर इनके ऊपर ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह बना दी जाती है। तो ये है। अब इसके ऊपर चाहे कुछ भी आप डिजाइन देने के लिए कुछ भी इस तरह से बना दीजिए, ये जो आकार है यह प्राय स्तूप का आकार है, ठीक है। अब देखो कैसे, एक तो स्तूप कैसे बने कि भगवान बुद्ध था, संबंधित किससे रहे हैं? भगवान बुद्ध का नाम सुना है ना। तो अब ये भगवान बुद्ध है, जिस स्थान पर इनकी अस्थियां, ऐसे समझना, एक तो इनकी अस्थियां को नीचे रख दिया, या दांत या नाखून, इनको नीचे गाड़ करके, क्योंकि दांत, अस्थियां या नाखून या कहीं पर बाल, इनको नीचे रख करके उसके ऊपर एक बहुत ही भव्य इमारत बना दी। एक तो हो गया वह प्रकार। दूसरा सोचना, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जिन जिन वस्तुओं को हाथ लगाया, भाई आदमी जीवन में कोई न कोई चीज को तो छुएगा कि नहीं छुएगा। आप मेरे घर जाएंगे मान लो, तो मैं एक माचे पर सोता हूँ, मैं पेन काम में लेता हूँ, मेरे 10-15 रजिस्टर 20-25 पुस्तकें मान लो मिल जाएगी, कोट पैंट भी मिल जाएंगे, मिलेंगे ना। तो लोटा थाली जिसके अंदर मैं भोजन करता हूँ, कमंडल रखता हूँ मैं, और वो लाठी जिसके सहारे मैं चलता हूँ। अब मान लो एक कमंडल नीचे रखा सरदार शहर में, और देखा कि भगवान बुद्ध क्या है, उसको लेकर आए हैं, ठीक है। तो भगवान बुद्ध, अब वो कमंडल यहाँ रख करके नीचे, ये लो साहब वो कमंडल, अब इस कमंडल में जारी, ठीक है, नीचे रख करके इसके ऊपर वो बना दी इमारत, ये लो। तो अब लोग इसलिए देखने जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, भगवान बुद्ध ने जो अपने जीवन में कमंडल हाथ में लिया वो था। एक जगह क्या रख दी, भगवान बुद्ध मान लो चप्पलें पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे, उन खड़ाऊ को रख दिया खड़ाऊ को। रखने के बाद में ऊपर बना दी कि वहां पर खड़ाऊ है, यहाँ पर चप्पलें हैं, यहाँ पर जारी है, यहाँ पर लोटा गिलास है, थाली है। यहाँ पर कई जगह बिहार के अंदर जैसे श्रावस्ती वगैरह है ना, तो वहां पर के भगवान बुद्ध के केस हैं, तो उन केसों को देखने के लिए भी जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जो जो, एक तो यहाँ तो क्या है, उनके शरीर का अंग, यहाँ वो है जहां पर काम क्या लिए गए, जीवन के अंदर काम में ले गई। अब तीसरी बात है, भगवान बुद्ध ने जहां जाकर के उपदेश दिए, दे सकते हैं ना, जहां जहां जाकर उपदेश दिए। अब उपदेश दिए तो जिन स्थानों पर जाकर मीटिंग कर दी, मान लो मैं मास्टर हूं और मैंने जहां जहां जाकर पढ़ाया, तो पता तो लगेगा, स्टोर तो है ही वो बातें कि मैं भाई ये उस कॉलेज में पढ़ाते थे, उस स्कूल में पढ़ाया था, उस कोचिंग में दिया था, उस कोचिंग में दिया था। तो ऐसे ये जगह जगह जाकर के गए थे, उपदेश दिए थे। कहाँ कहाँ उपदेश दिए, तो देखो पहला उपदेश हम जानते हैं, भगवान बुद्ध सारनाथ में देंगे ना, सारनाथ में देंगे, गया में देंगे, श्रावस्ती में देंगे, वैशाली में देंगे, इसके अलावा सांची में देंगे, बरहूत में देंगे, आंध्र प्रदेश वगैरह दक्षिण भारत में ऐसे वो मुख्य मुख्य जगह पर जा जा के मीटिंग की, लोगों को आह्वान किया और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए। तो जिन स्थानों पर उपदेश दिए उन स्थानों पर बना दिए, चलो ठीक है बना दिए, 3 प्रकार हो गया। अब जो चौथा प्रकार है वो कहाँ बनेगा, वो ये कि मान लीजिए आप सरदार शहर के लोग हो, भाई हम सब सरदार शहर के हैं, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध का न तो अस्थि दांत है, न वस्तु है, न कोई उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध क्या नहीं हुआ, 8 आए आगे कौन नहीं आया, नहीं, चलो भगवान बुद्ध रह गया भटिनी, कठिन बिहार का न रह गया, उत्तर प्रदेश और बिहार का मैंने घूमता। अब आपा मान लो अट बौद्ध धर्म ने मानना सरदार शहर में, मान सका तो भाई क्यों को नहीं मान सका, मान लो अट जब इस्लाम ने मानने वाला लोग रहे, जैन ने मानने वाला लोग रहे, हिंदू ने मानने वाला लोग रहे, और भी छोटा छोटा कोई और भी मानना है, तो बौद्ध धर्म का भी मान सका। अब जो ही बौद्ध धर्म का लोगों ने आपा 8 मानना,
तो आप अपनी उपासना को एक केंद्र बना लिया का अपना ओ है बनास का बनार पूजा कर लिया तो आल्यो सा ओ चौथो है उपासना झटकी को नियो में देख लियो तो इस हिसाब से ओ थारो बन गयो सा स्तूप। ठीक है, तो अब सम्राट अशोक है वो 2 नगर बसावाला है। चलो थाने अभी जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर है, तो ओ श्रीनगर बसा दियो एक तो। ठीक है, और एक है ललित पाटन है, ललित पाटन। ओ ललित पाटन खटे ओ नेपाल में थे, गईडा सा लगो मैडम कौन गईडा? तो श्रीनगर तो भारत में ही है और ललित पाटन खटे नेपाल में, बसा दियो नगर। चलो अब अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो कौन सी है यह याद रखना। इनके अभिलेखों की लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, याद रह जाएगी। अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी। अच्छा, उस समय जब मौर्य थे उनकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? तो मौर्यों की राष्ट्रीय भाषा थी प्राकृत। मौर्यों की राष्ट्रीय भाषा, जैसे वर्तमान में आपको पूछ लें कि आपकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है तो आपका उत्तर क्या होगा? हिंदी होगा ना। तो उस समय जब मौर्य काल था उस समय उनकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? हिंदी। अरे ब्राह्मी नहीं थी, प्राकृत थी। ठीक है, अब उस समय अब अशोक की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां वो क्या है? तो अभिलेख है। याद रखना आ चीज अशोक के समय की सबसे जोरदार धांसू कलाकृतियां क्या है? वे अभिलेख है। ठीक है, लिख लीजिएगे। चलो अब अशोक के समय में एक विद्वान है, विद्वान को नाम भी याद रखना अपन है, बुद्ध घोष। कौन है वो ओ है बुद्ध घोष। ओ आदमी एक किताब लिखल हो, आ किताब भूलना जाया थे। वे किताब का नाम है सामंत पासादिका। रहेगी ये याद? सामंत पासादिका। क्या नहीं बताइए गुरु जी थे इमा के खासी। इस किताब को कहा जाता है ऐतिहासिक अभिरुचि की खान। ऐतिहासिक अभिरुचि की खान आ कहला याद रखा किसकी है? बुद्ध घोष की नोग्यो। अच्छा, अब मौर्य काल को सबसे प्रमुख उद्योग कौन सो है? तो मौर्य काल को उद्योग भी लिख दिया। किसो लिखो? सूती वस्त्र उद्योग। मौर्यों के समय का प्रमुख उद्योग आएगा सूती वस्त्र उद्योग। और देखिए बात मौर्यों की नहीं है। अगर आपसे पूछ लें भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तब भी उत्तर आपको सूती वस्त्र उद्योग ही देना है। और अगर राजस्थान का पूछ लेना तब भी उत्तर आपको क्या देना है? सूती वस्त्र उद्योग ही देना है। अब जैसे पुराण लिखे गए थे, मैं आपको थोड़े दिन पहले पुराणों की चर्चा करके गया था। तो पुराणों के अंदर सम्राट अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। याद रखना, पुराणों के अंदर अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। अब अशोक के भाई कितने थे? तो अशोक के 2 भाई थे खास तो, है ना। एक का नाम था तिस और दूसरे का नाम था सुसीम। ठीक है, तिस और सुसीम ये दोनों कौन है? अशोक का भाई है। सागे सागे रेट मारिया। अशोक को बेटे को क्या नाम है? तो अशोक का बेटे को नाम है जो को फेवरेट बेटो है वो है महेंद्र। है महेंद्र। आपने नाम को नहीं के जोरदार नाम हुआ महेंद्र। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र यानी महेंद्र इंद्र नहीं कहे। कौन सो इंद्र? जो आपा कवा नहीं युद्ध को देवता और वर्षा को देवता, वो इंद्र भी नहीं कहे महेंद्र। ये महेंद्र की खास बात की है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार करने खातर ई महेंद्र ने श्रीलंका भेजो। ठीक है,
कहाँ भेजा था इसको? श्रीलंका। याद रख लिया कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो ये था महेंद्र। फिर के बात है, एक है दो बेटियां, एक को नाम हो संघमित्रा और दूसरे को नाम हो चारुमती। ये दोनों लड़कियां हैं सम्राट अशोक की। अब जो की खास बात है बाबा वापिस सुन लिया, और महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। अब इनकी पत्नी है, उसका नाम था महादेवी। जो मेन पत्नी है सम्राट अशोक की, उसको महादेवी के नाम से जानते हैं, और इनकी माता का नाम बताते हैं सुभद्रांगी। सुभद्रांगी ये, या इनका दक्षिण के साहित्य हैं वहां पर इनका नाम धर्मा भी आता है। ठीक है, धर्मा और सुभद्रांगी यही है। बस तो शायद मैं समझ रहा हूं कि मौर्य काल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, ये तीन बंद हो गए।